मेरी पत्नी से शादी को 10 साल हो चुके थे। मैंने उसकी मोहब्बत पाने के लिए हर तरह की कोशिश की, लेकिन उसका दिल कभी नहीं पिघला। लेकिन मैंने अपनी आंखों से उसे उसके पहले प्यार वांग यू का हाथ थामे। एक कपल होटल में जाते हुए देखा। रात को जब वो घर लौटी तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैंने बस एक तलाक के कागज उसके सामने रख दिए। उसने उन्हें उठाकर अपने सामने देखा, फिर कांपते हुए हाथों से उन्हें मेज पर रख दिया और गुस्से में मुझसे बोली, मुझे बताओ तलाक क्यों लेना चाहते हो? मैं गुस्से में बोला, तो तुम मुझे बताओ कौन ऐसा आदमी होगा जो अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ इतनी नजदीकियां रखते हुए बर्दाश्त कर सके? शेन जियाई बोली, लिन यू, तुम जानते हो हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं, हम लगभग भाई बहन जैसे हैं, तलाक ले लेते हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने हाथ उठाकर शेन जियाई को रोक दिया। मैंने कहा, मैंने तुमसे 10 साल तक प्यार किया, अगर तुम्हारा दिल पत्थर का भी होता तो अब तक पिघल जाना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे हमेशा बेवकूफ बनाया। शेन जियाई बोली, लिन यू, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारा दिल आखिर है कहाँ? या फिर ये बताओ, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी था? शेन जियाई चुप रही। वो बोली, लिन यू, मेरे और वांग यू के बीच मैं कसम खाकर कहती हूँ हमारा रिश्ता बिल्कुल साफ है। मैं सिर्फ कारोबार में उसकी थोड़ी मदद कर रही थी। मैं बोला, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ, बहुत ही मामूली। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने दिल से कभी मुझे अपने लायक नहीं समझा। मेरे ससुर ने पैसों के दम पर तुम्हें बांध कर रखा ताकि हमारी शादी बनी रहे, और तुम उन्हीं पैसों से वांग यू की मदद करती रही। ये कहते हुए मैंने गुस्से से शेन जियाई की तरफ देखा, और तुमने मेरे प्यार का इस्तेमाल करके मुझे ही अपने काबू में रखा। क्या ही शानदार चक्र है। तो क्या मैं सिर्फ एक इस्तेमाल होने वाला इंसान था? हाँ, तुम बहुत शर्मनाक हो। मेरा चेहरा दर्द से भरा हुआ था और मेरी हंसी भी पागलों जैसी लग रही थी। शेन जियाई बोली, लिन यू, पहले शांत हो जाओ। मैंने गुस्से से उसकी तरफ घूरते हुए एक एक शब्द साफ कहा, खुद को धोखा मत दो और मुझे भी मत धोखा दो। मैं जानता हूँ तुम हमेशा से उसी का इंतजार करती रही हो, बस मेरे ससुर के दबाव की वजह से। तुमने कभी तलाक की बात करने की हिम्मत नहीं की। प्यार के मामले में हम दोनों ही हार चुके हैं। अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। मैं खुद तलाक की पहल कर रहा हूँ, शायद इससे मेरे ससुर के सामने तुम्हारी हालत कुछ बेहतर हो जाए। दोनों के बीच फिर से सन्नाटा छा गया। साइन कर दो। शेन जियाई तलाक के कागजों को घूरती रही और खोई हुई सी रह गई। मेरी पूरी जवानी तो मैंने तुम्हें दे दी। मैं जोर से हंस पड़ा। हाँ, तो क्या मेरी पूरी जवानी कुत्तों को खिला दी गई थी? मैं कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और जोर जोर से हंसने लगा। फिर अचानक खड़ा हो गया। शेन जियाई, मुझे एक रास्ता दे दो, ठीक है? 10 साल तक तुम्हारा हमसफर रहने के नाते और 10 साल तक तुम्हारे लिए खाना बनाने वाले इंसान के नाते मैं सिर्फ वही सामान ले जाऊंगा जो मैंने खुद खरीदा है। इस बात की तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं ले जाऊंगा। मैं सिर्फ अपनी तनख्वाह, अपने खरीदे हुए कपड़े और अपनी कार ले जाऊंगा, बस इतना ही। मेरी बातों ने शेन जियाई के घमंड पर गहरी चोट कर दी। ऐसा लगा जैसे उसके सामने आखिरी पर्दा भी हट गया हो। इतने सालों में मैंने कभी उसके साथ इस तरह बात नहीं की थी। मैं हमेशा चुप रहता था, कई बातें जानते हुए भी कभी जुबान पर नहीं लाता था, ताकि हम दोनों की इज्जत बनी रहे। लेकिन आज मैं इतना सीधा और अटल था कि शेन जियाई पूरी तरह घबरा गई और मेरी बातें उसके घमंड को बुरी तरह चोट पहुंचा रही थी। शेन जियाई की दुनिया में कभी किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। शेन जियाई ने तलाक के कागज कसकर पकड़ रखे थे। उसकी मुट्ठी इतनी जोर से बंधी थी कि उंगलियों की गांठें उभर आई थीं। उसने कलम उठाई और गुस्से में अपना नाम लिख दिया, फिर मुड़ी और डाइनिंग टेबल छोड़कर सीधे ऊपर चली गई। मैं खड़ा हुआ, तलाक के कागज उठाकर अपने बैग में रख लिया। अपना सामान समेटने के बाद मैंने कहा, मैं अब जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। सीढ़ियां चढ़ती हुई शेन जियाई एक पल के लिए रुकी, फिर तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम। मैंने डाइनिंग टेबल साफ की, बर्तन धोए, अपने हाथ पहुंचे, फिर पहली मंजिल पर एक चक्कर लगाया, मुख्य दरवाजा बंद किया और दूसरी मंजिल पर चला गया। अपने कमरे में जाकर चारों ओर देखा। बुक शेल्फ पर शेन जियाई के दिए हुए उपहार एक कतार में करीने से रखे थे। मैं उन सभी तोहफों से जुड़ी यादों को एक एक करके याद करता रहा। आखिर में मैं शेन जियाई के कमरे के दरवाजे तक गया, फिर नीचे बेसमेंट की पार्किंग में पहुंचा। कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। कुछ देर इंतजार किया, फिर एक सिगरेट निकाली, उसे जलाकर पीने लगा। मैंने मोबाइल निकाला और फैटी को फोन लगाया। बाहर आ, मेरे साथ थोड़ी शराब पी, पुरानी वाली जगह। मैं कार लेकर निकल पड़ा। दूसरी मंजिल पर जिस कमरे में मैं पहले रहता था उसकी लाइट नहीं जली। शेन जियाई खिड़की के सामने बहुत देर तक खड़ी रही। जब से मैं घर से निकला और मेरी कार की रोशनी पूरी तरह ओझल हो गई, तब तक वो वहीं खड़ी रही। उस रात हम मामा प्राइवेट किचन में मिले। मैंने इतनी शराब पी कि पूरी तरह नशे में धुत हो गया। मैं बुरी तरह टूट चुका था। असल में मैं खुद ही नशे में डूब जाना चाहता था। फैटी ने बड़ी मुश्किल से मुझे संभाला। काफी मेहनत के बाद वो मुझे होटल तक ले गया। उसने बेड साइड टेबल पर मिनरल वाटर की बोतल रखी। सब कुछ ठीक करके वो कमरे का दरवाजा बंद करके चला गया। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ था। सूरज की रोशनी पर्दों के बीच से छनकर धब्बेदार किरणों की तरह मेरे शरीर पर पड़ रही थी। अगर मैं सालों से मेहनत मजदूरी करने वाला और शराब का आदी न होता तो शायद इतनी जल्दी उठ ही नहीं पाता। मैंने मुंह हाथ धोया, नाश्ता किया और कार चलाकर कंपनी पहुंच गया। जैसे ही कंपनी पहुंचा, सुना कि कंपनी कर्मचारियों की छांटनी करने वाली है। थोड़ी ही देर बाद लीडर का फोन आया और मुझे अपने ऑफिस में बुला लिया। मैंने सिगरेट जेब में रखी और उसके ऑफिस में चला गया। दोपहर को एचआर ने मुझे बुलाया। उन्होंने मुआवजे की रकम की गणना का तरीका समझाया, मेरी नौकरी की अवधि और मिलने वाले मुआवजे की राशि की पुष्टि की। फिर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। फिर मुझे बताया गया कि अगले दिन आकर इस्तीफे की औपचारिकताएं पूरी कर देना। अब उस जगह को अलविदा कहने का समय आ गया था जहां मैंने पूरे 10 साल काम किया था। यही मैंने स्कूल की मासूमियत से निकलकर समाज के नियमों को समझना सीखा। ये 10 साल, हर इंसान की जवानी के खत्म होने वाले 10 साल होते हैं। ये वही 10 साल होते हैं जब एक आम इंसान कीमत चुकाकर समाज के नियम समझ पाता है। मैं कंपनी पहुंचा, अपना निजी सामान समेटा, इस्तीफे के कागज लिए, एचआर, फाइनेंस और विभाग के प्रमुख से हस्ताक्षर करवाए। सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। मैंने विभाग के सभी सहकर्मियों से विदा ली, सबके सामने झुककर उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। फिर नीचे उतरकर कंपनी से निकलने लगा। पता नहीं कब मेरी अधीनस्थ हुई जीए पहले से ही पार्किंग में मेरा इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में काला बैग था। मुझे लगा उसमें सिगरेट होगी। मैं उसके पास गया, सामान कार में रखा, फिर मुड़कर अपने दोनों हाथ फैलाए और हुई जीए को गले लगा लिया। उसकी पीठ थपथपाई। हुई जीए की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, लीडर
अपना ख्याल रखना। मैंने भी उससे कहा जिंदगी और काम दोनों अच्छे से करना। मैंने कार स्टार्ट की, उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा। इस विदाई में सिर्फ कंपनी के प्रति आभार नहीं था, बल्कि अपनी जवानी की यादें भी थीं। दिल थोड़ा भारी था, लेकिन अभी कुछ काम बाकी थे, वरना मेरे मन को सुकून नहीं मिलता। मैंने उयांग नाना को वीचैट पर संदेश भेजा और उससे वांग यू का फोन नंबर मांगा। फिर मैंने वांग यू को फोन मिलाया। दूसरी तरफ काफी शोर सुनाई दे रहा था। मैं बोला, वांग यू, मैं लिन यू बोल रहा हूँ, मिलते हैं। वांग यू पहले हंसा, फिर बोला, जगह होगी हुआजोंग स्ट्रीट पेनिनसुला कैफे। मेरे जवाब देने से पहले ही उसने फोन काट दिया। मैं कार लेकर हुआजोंग स्ट्रीट की ओर चल पड़ा। पेनिनसुला कैफे पहुंचने पर देखा वांग यू पहले से ही खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा था। मैंने एक लैटे मंगाई और उसके पास बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर मैंने सिर झुकाकर कहा, मैं और शेनजियाई तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। वांग यू कॉफी को चम्मच से हिलाते हुए बोला, तुम्हें बहुत पहले ही उसे छोड़ देना चाहिए था। उसे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। तुम उसके लायक नहीं हो। मैंने व्यंग्य से जवाब दिया, अगर वो मुझसे शादी नहीं करती तो तुम्हें खर्चा देने के लिए पैसे कहाँ से आते? वांग यू ने मुझे घूर कर देखा, फिर तिरस्कार से मुंह फेर लिया और कॉफी हिलाता रहा। वह हंसते हुए बोला, प्यार में तुम सचमुच मूर्ख हो, एक निकम्मे आदमी। औरतों को सिर्फ छल से पाया जाता है, बेवकूफ। वो हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रही। मैंने कहा, मुझे पता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम भी उसके लायक नहीं हो। मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन तुम तो कूड़े के ढेर का भी सबसे घटिया टुकड़ा हो, समाज का कलंक और इंसानियत का कचरा। यह सुनकर वांग यू भारी सांस लेने लगा। वो गुस्से से फटने ही वाला था। मैं बिना रुके बोलता रहा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे जलता हूँ। कितनी हंसी की बात है, समाज का एक अच्छा और सीधा इंसान तुम जैसे कचरे से जल रहा है। इससे ज्यादा विडंबना और क्या होगी? वांग यू हंस पड़ा, तुम बिल्कुल देहाती हो। तुम औरतों का दिल क्या समझोगे? उसने होठों पर मुस्कान लाकर कहा, अब जबकि तुम दोनों का तलाक हो चुका है तो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। औरतों को धोखे से जीता जाता है। वे ताकतवर आदमी को पसंद करती हैं। उन्हें किसी के नेतृत्व में रहना अच्छा लगता है। उन्हें जोश पसंद है। तुम्हें चाल चलना सीखना होगा। थोड़ा चोट पहुंचाओ, फिर थोड़ा मनाओ, समझे? तभी तुम अपनी पसंद की औरत का दिल जीत पाओगे। इस मामले में तुम बिल्कुल निकम्मे हो। वांग यू ने नाक सिकोड़ते हुए तिरस्कार से कहा। शायद उसे लगता था कि औरतों को रिझाने में वो बहुत बड़ा उस्ताद है और लोगों को सीख देना उसे बहुत पसंद था। थोड़ा सोचकर वो फिर बोला, शेनजियाई जैसी औरत कभी किसी सीधे सादे आदमी को पसंद नहीं करती। उसे सिर्फ बदमाश लड़के पसंद आते हैं, क्योंकि सिर्फ वही उनके दिल की चाहत जगा सकते हैं। अगर किसी औरत के दिल में तुम्हारे लिए जगह ही नहीं है तो 100 साल तक उसके साथ सोने का भी कोई फायदा नहीं। मैंने भी बुझी हुई आंखों से सिर हिलाया और हाथ से इशारा किया, आगे बोलो। वांग यू कुछ पल रुका, कॉफी का एक घूंट पिया, फिर बोला, जब ऐसी औरत किसी ऐसे आदमी को बदलने या अपने काबू में करने की सोचती है जिसे वो बदमाश समझती है, उसी पल वो खत्म हो जाती है। वो प्यार के भंवर में फंस जाती है। यही सदियों से चला आ रहा नियम है। ऐसा लग रहा था मानो वांग यू ने कोई बड़ी लड़ाई जीत ली हो। वो लगातार बोलता गया, अपने और शेनजियाई के बचपन के साथ बड़े होने की बातें बताने लगा। मैंने दुखी होकर उसकी बात बीच में रोक दी। मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? यह सुनकर वांग यू भीतर ही भीतर उलझ गया। उसने अपनी आधी जिंदगी में कई औरतों से प्यार किया था। उसके दिल में सबसे ज्यादा जगह शेनजियाई की नहीं थी। अगर होती तो वो बहुत पहले ही बदल जाता, अच्छा इंसान बन जाता। कम से कम शेनजियाई को उम्मीद तो देता। मैंने आगे कहा, अब इस मुकाम पर मुझसे झूठ मत बोलो, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। वांग यू ने कुछ पल गंभीर होकर सोचा, फिर बोला, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं। मेरे लिए सबसे जरूरी चीज पैसा है। मैं अपने परिवार को फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। मैं गुस्से से बोला, एक नीच इंसान जिसने एक औरत की भावनाओं को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। वांग यू फिर भी तिरस्कार से हंस दिया। मैं गुस्से में मुड़ा और वहां से चला गया। कार में बैठा, सिगरेट जलाई, मोबाइल निकाला और अभी अभी हुई हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग वीचैट पर बिंगचेंग की एक चेन होटल को भेज दी। अगली सुबह सूरज की रोशनी मेरे शरीर पर पड़ रही थी। अलार्म बज उठा। मैं बिंगचेंग के बाहरी इलाके की सैर पर निकल गया, एक टूर ग्रुप के साथ। कई जगह घूमता रहा। इतने सालों से बिंगचेंग में रहने के बावजूद मैंने कभी इस खूबसूरत शहर को ठीक से नहीं देखा था। शादी के बाद शेनजियाई हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। उसे कभी मेरे साथ घूमने का समय नहीं मिला। मैं चारों तरफ के नजारे देखता रहा। धीरे धीरे मेरा मन हल्का होने लगा। समय तेजी से बीतता गया। तलाक की तारीख भी धीरे धीरे पास आने लगी। आखिर वो दिन आ ही गया। अब मुझे अपने अतीत को अलविदा कहना था। नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। मैंने वीचैट खोला, शेनजियाई की चैट खोली और लिखा, कल सुबह 8 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो के गेट पर मिलना। अगले दिन मैं तैयार होकर कार से निकला। रास्ते में धीरे धीरे चलता हुआ करीब आधे घंटे बाद सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच गया। मैं शेनजियाई का इंतजार करने लगा। सुबह 7:58 पर शेनजियाई अपनी पैनामेरा से उतरी और धीरे धीरे गेट की ओर चलने लगी। 1 महीने बाद उसे देखा। वो पहले की तरह ही गरिमामयी, शांत, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लग रही थी। मैं वहीं उसका इंतजार करता रहा। जब वो गेट तक पहुंची, हम दोनों साथ साथ खड़े हो गए। इस दौरान हम दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। शेनजियाई ने मेरी ओर देखा, फिर नजरें फेर ली और हम दोनों अंदर चले गए। नंबर आने पर हम मध्यस्थता कक्ष में गए। दोनों ने मध्यस्थता से इनकार कर दिया। दस्तावेज जमा किए, फॉर्म भरा। स्टाफ ने पूछा, क्या आप दोनों अपनी इच्छा से तलाक ले रहे हैं? हम दोनों ने एक साथ जवाब दिया, हाँ। हमने हस्ताक्षर किए, तलाक का प्रमाण पत्र लिया। फिर दोनों बाहर निकल आए। शेनजियाई की कार के पास पहुंचकर हम दोनों रुक गए। मैंने कहा, अपना ख्याल रखना। मैंने एक बार गहराई से शेनजियाई की ओर देखा। उसके होंठ हल्के से खुले, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही मैं अपनी कार की ओर बढ़ गया। लिन्यू, शेनजियाई ने मुझे पुकारा। उसकी ऊंची एड़ी की सैंडल की आवाज पीछे से सुनाई दी। वो तेजी से मेरे पीछे आई और पीछे से मुझे कसकर
गले लगा लिया। 10 साल तक साथ रहने वाले इंसान से बिछड़ने का पल था। शेनजियाई अपने भीतर उठ रही, उलझी हुई भावनाओं को रोक नहीं पा रही थी। उसे नहीं पता था कि ये मेरे प्रति अपराध बोध था, अपने लिए पछतावा, या फिर अपनी तयशुदा जिंदगी के टूट जाने का डर। उस पल वो बस मुझसे ठीक से विदा लेना चाहती थी। क्या मुझे एक बार तुम्हें गले लगाने दोगे? मेरी पीठ के पीछे से शेनजियाई की कांपती हुई आवाज आई। उसकी आवाज भी कांप रही थी और वो खुद भी। मैं मुड़ा और शेनजियाई की ओर देखा। उसकी लंबी पलकें, हल्के से बंद लंबी आंखें। मैंने अपनी बाहें फैलाई और शेनजियाई को अपनी बाहों में भर लिया। मैंने उसे कसकर गले लगाया। कुछ पल बाद मैंने उसके कंधे और पीठ पर हल्के से हाथ फेरा, फिर उसके कंधों को पकड़कर धीरे से उससे अलग हुआ। उसके नाजुक चेहरे को देखते हुए मैंने धीरे से कहा, अगर अगला जन्म हुआ तो हम अजनबी बनकर मिले। मैंने धीरे से शेनजियाई को अपने से अलग किया, फिर बिना हिचकिचाए मुड़ गया। पीछे से आती उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर भी मैं नहीं रुका। मुझे लगा था कि मैं इतना मजबूत हूँ कि इस पल का सामना कर सकता हूँ, लेकिन इंसान अक्सर ऐसा ही सोचता है। हकीकत में सब कुछ उसकी उम्मीद के उलट होता है। मैं कार में बैठा और अनायास से गहरी सांस ली। गलत मोहब्बत का अंजाम। आखिरकार कुछ भी नहीं होता, आखिरकार कुछ भी नहीं बचता। मैंने कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। आज से ठीक 10 साल पहले हम दोनों ने इसी जगह अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया था। आज भी वो दृश्य मुझे साफ साफ याद है। और आज 10 साल बाद हमने इसी जगह तलाक लिया। मैं चाहता था कि इन 10 सालों को भूल जाऊं। अगर बसंत की हवा को फूलों पर दया आती हो तो क्या वो मुझे अगले जन्म में फिर से एक नौजवान बनने का मौका दे सकती है? अगले दिन लॉन्गवांग विलेज के प्रवेश द्वार पर सड़क किनारे खड़े ऊंचे ऊंचे पुराने पॉपुलर के पेड़ अपनी बड़ी बड़ी पत्तियां हवा में लहरा रहे थे, घने और हरे भरे, जीवन से भरपूर। लेकिन उनका ये दृश्य मेरे मन की हालत से बिल्कुल उल्टा था। गांव के चारों ओर घने पेड़ों ने पूरे गांव को ढक रखा था। बस कहीं कहीं 2 मंजिला मकानों की छतें दिखाई दे रही थी, जिनसे गांव की पहचान हो रही थी। लॉन्गवांग विलेज के पश्चिम में समुद्र था। गांव से पैदल समुद्र तक पहुंचने में करीब आधा घंटा लगता था। पहाड़ के पास रहने वाले पहाड़ से रोजी कमाते हैं, समुद्र के पास रहने वाले समुद्र से। सड़क पर कई लोग इलेक्ट्रिक तिपहिया गाड़ियों में समुद्र किनारे से गांव लौट रहे थे। मैंने पड़ोस की वो आंटी को देखा। कार का शीशा नीचे करके बोला, आंटी आज क्या लेकर आई हैं? वो मुस्कुराकर बोली, अरे लिन यू, तू आ गया? आज ताजा सीपी मिली है, खाएगा? तुझे एक बोतल दे देती हूँ। मैं मुस्कुराया, धन्यवाद आंटी, हमारे घर में है। वो बोली, आज बहुत थक गया होगा, जल्दी घर जा। मैंने जल्दी से बात वहीं खत्म कर दी। मुझे डर था कि अगर बात आगे बढ़ी तो अगला सवाल यही होगा, शेनजियाई क्यों नहीं आई? क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? और अगर मैंने जवाब दे दिया तो यकीन था कि रात के खाने से पहले पूरा गांव सब कुछ जान जाएगा। किसी भी मीडिया से ज्यादा तेज गांव की बातें फैलती हैं। जब मेरी और शेनजियाई की सगाई हुई थी तो 1 घंटे के अंदर पूरा गांव जान गया था। मेरे अनुभव के अनुसार गांव के प्रवेश द्वार से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। अगर कोई जान पहचान वाला रोक भी ले तो कोई बहाना बनाकर फौरन निकल जाना चाहिए। गांव की खबरें फैलाने वाले लोग असल मीडिया से भी बड़े होते हैं। बिना किसी मुनाफे के अपने आप पूरी लगन से काम करते हैं और उनकी रफ्तार कमाल की होती है। खासकर सिर पर दुपट्टा बांधे मध्यम उम्र की चाचियां और आंटियां कई मामलों में वे युद्ध संवाददाताओं से भी आगे होती हैं, खासकर दूसरों की निजी बातों के मामले में। लेकिन इस समय मेरे मन में इससे भी बड़ा डर था। मैं कार चलाकर अपने घर के आंगन में पहुंचा। आंगन के पूर्वी हिस्से में एक छोटी सी सब्जियों की क्यारी थी। मौसम की हर तरह की सब्जी खूब अच्छी तरह उग रही थी। जियांग फेंगिंग ने कार की आवाज सुनी। वो ड्राइंग रूम से बाहर आई, मुझे अकेले देकर जल्दी से मेरे पास आई और पूछा, लिन यू, तू अकेला कैसे आ गया? शेनजियाई कहाँ है? मैंने धीमे स्वर में कहा, वो काम में व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है। जियांग फेंगिंग मेरा सामान घर के अंदर ले गई, फिर बोली, न कोई त्योहार है न कोई खास दिन, इतना सामान क्यों ले आया? मैं बोला, काफी समय से घर नहीं आया था। मेरी बात सुनकर माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं बोला, माँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने पूरे धैर्य से और एक एक बात साफ बताते हुए अपनी और शेनजियाई के तलाक की पूरी कहानी माँ को बता दी। जियांग फेंगिंग शब्द रह गई। काफी देर तक उसे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर वो उठी और अपने कमरे में चली गई। उसके बाद वो बाहर नहीं आई। मुझे डर लगा कि कहीं वो अकेले में टूट न जाए। मैं उसके कमरे में गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, एक झाड़ू का डंडा सीधे मेरी तरफ आया। लेकिन अगले ही पल जियांग फेंगिंग ने मुझे कसकर गले लगा लिया। वो मेरे सिर पर वैसे ही हाथ फेरने लगी जैसे बचपन में मुझे सुलाते समय फेरती थी। अगर उस समय वो अपनी जिद पर अड़ी न होती तो उसका बेटा आज इस हालत में नहीं पहुंचता। इतना सुंदर बेटा धीरे धीरे संघर्ष करते करते मध्यम उम्र का हो गया। न कोई संतान हुई और आखिर में यह अंजाम मिला। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। वो धीरे से बोली, बेटा माँ तुझसे माफी मांगती है। कुछ दिनों बाद मुआवजे के पैसे आखिरकार मेरे खाते में आ गए। खुश होते ही मैंने तुरंत वे पैसे माँ के बैंक खाते में भेज दिए। फिर मैंने वीचैट खोला, अपनी बहन बिंगलियांग याई को 8,888 युआन भेजे। संदेश लिखा, दीदी लाल लिफाफा स्वीकार करो, तुम्हारे छोटे भाई ने हाल ही में थोड़ा पैसा कमाया है। कुछ ही देर में ट्रांसफर स्वीकार हो गया। दीदी ने जवाब दिया, धन्यवाद छोटे भाई। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। हर किसी को जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां पसंद होती हैं। घर लौटे 5 दिन हो चुके थे। मैंने तय किया कि अब सफर पर निकलना चाहिए। शॉर्ट वीडियो देखते हुए मैं हमेशा दूसरों की यात्राओं और दूर के खूबसूरत नजारों से प्रभावित होता था। माँ की हिदायतें सुनकर मैं कार से एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। पहली मंजिल थी गिलिन। कहते हैं गिलिन की प्राकृतिक सुंदरता दुनिया में सबसे बेहतरीन है। मैं बिनचेंग एयरपोर्ट से रवाना हुआ। एक बार फ्लाइट बदलनी थी। कुल सफर करीब 6 घंटे का था। समय अभी काफी था। मैं आराम से गाड़ी चला रहा था। रास्ते में अपने और अपनी पूर्व पत्नी के घर के पास पहुंचा। मैंने कार सड़क किनारे रोक दी। अंदर की ओर देखा। दोपहर थी। सड़क पर लोग कम थे। इंसान अक्सर अपने दर्दनाक अतीत का सामना नहीं करना चाहता। ज्यादातर लोग उसे भूलने की कोशिश करते हैं। उन लोगों से या उन जगहों से दूर भागते हैं जहां ऐसी यादें जुड़ी हों जिन्हें याद करना भी तकलीफ देता हो। इंसान भी दूसरे जीवों की तरह अपने फायदे की ओर जाता है और नुकसान से बचता है। ये उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मैं भी अपनी पूर्व पत्नी से जुड़ी हर जगह और हर याद से दूर रहना चाहता था। लेकिन फिर भी मैं उस घर को आखिरी बार देखना चाहता था। सोसाइटी के गेट से मेरा पुराना कमरा और उसकी बालकनी साफ दिखाई दे रही थी। वो वही जगह थी जहां मैं कभी रात रात भर खड़ा रहता था। अचानक मुझे कुछ अजीब लगा। अटारी की छत से धुआं निकल रहा था। क्या आग लग गई? लेकिन रसोई तो उत्तर दिशा में थी, दक्षिण में नहीं। दूर से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने तुरंत कार का दरवाजा खोला और दौड़ पड़ा। कार से 5 मिनट का रास्ता था, लेकिन दौड़ते हुए वो भी लंबा लग रहा था। जैसे जैसे ऊपर पहुंचा वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। कोई फोन करके फायर ब्रिगेड बुला रहा था, कोई बाल्टी लेकर
लेकर खड़ा था, लेकिन अंदर जाकर किसी को बचाने वाला कोई नहीं था। इस अमीर सोसाइटी के लोग अपनी जान बचाने में ज्यादा लगे थे। मैं हांफता हुआ गेट तक पहुंचा और पास खड़े एक बुजुर्ग से पूछा, चाचा मैं लिन यू हूँ, क्या शेनजाई अंदर है? दरवाजे से काला धुआं लगातार बाहर निकल रहा था। बुजुर्ग ने सिर हिलाकर हाँ का इशारा किया। मैंने उनके हाथ से पानी की बाल्टी ली, पूरा पानी अपने ऊपर डाल लिया और सीधे अंदर भाग गया। मैं पहली मंजिल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, हैंडल खींचा लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं खिड़की के पास गया, अंदर झांका, न कोई आवाज न कोई इंसान दिखाई दिया। सीढ़ियों के पास भयानक आग लगी हुई थी, चारों तरफ धुआं ही धुआं था। मैं कांपने लगा। फिर आंगन के फूलों की क्यारी से एक ईंट उठाई और दरवाजे के शीशे पर दे मारी। एक बार, दो बार, तीन बार शीशा टूट गया। मैंने हाथ अंदर डालकर ताला खोला। दरवाजा खोलते ही अंदर घुस गया। शेनजाई पहली मंजिल पर वो नहीं थी। मैं बेसमेंट की ओर भागा। पहली मंजिल से बेसमेंट जाने वाली लाल लकड़ी की सीढ़ियां जल रही थी। बेसमेंट का सोफा और लाल लकड़ी की चाय की मेज भी आग की लपटों में घिरी थी। मैं मन ही मन बुदबुदाया, मेरे पूर्व ससुर ने इतनी महंगी लकड़ी से सजावट क्यों कराई थी? लेकिन सोचने का समय नहीं था। मैं पूरी ताकत से नीचे भागा। शेनजाई तुम कहाँ हो? बेसमेंट में। पहले ही हवा कम आती थी, अब पूरा कमरा धुएं से भर चुका था। मैंने सोचा हो सकता है वो होम थिएटर वाले कमरे में हो। अब सांस लेना और मुश्किल हो रहा था। मैंने पूरी ताकत से केटीवी रूम का डबल दरवाजा धक्का दिया, वो नहीं खुला। मैंने पूरी ताकत से लात मारी, दरवाजा खुल गया। अंदर धुआं थोड़ा कम था। मैंने देखा शेनजाई नाक ढंके बार काउंटर के नीचे बिल्कुल हिल नहीं रही थी। दीवार के पास वाले सोफे पर दो आदमी और एक औरत अर्धबेहोश पड़े थे। उनमें से एक वांग यू था। मैंने पहले ये सुनिश्चित किया कि शेनजाई ठीक है या नहीं। मैंने उसे तुरंत अपनी बाहों में उठा लिया। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। मैं उसे उठाकर बाहर की ओर दौड़ा, सीढ़ियों की जलती रेलिंग से बचते हुए कहीं आग उसे छू न जाए। आखिरकार मैं उसे पहली मंजिल तक ले आया, फिर बाहर निकलकर फूलों की क्यारी के पास लिटा दिया। पड़ोसियों से पानी लिया, अपने ऊपर लगी आग बुझाई, फिर थोड़ा पानी उसके चेहरे पर डाला। धीरे धीरे शेनजाई को होश आने लगा। मैं उसके चेहरे पर हल्के से थपकी देते हुए उसका नाम पुकारने लगा। उसकी पलकों में हलचल हुई। मैंने फिर धीरे से थपथपाया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में धीरे धीरे पहचान लौट आई। मैंने पूछा, शेनजाई मैं कौन हूँ? वो बोली, लिन यू। मेरी आंखों से तुरंत आंसू बह निकले। मैं हांफते हुए मुस्कुराया, अच्छा है तुम्हें होश आ गया। फिर मेरा चेहरा सख्त हो गया। मैंने डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था अपना ख्याल रखना। देखो तुमने अपनी क्या हालत बना ली। क्या परियों की कहानियां इतनी अच्छी लगती हैं? ये सुनकर शेनजाई रोने लगी। मैं चिल्लाया, अब रोना बंद करो बेवकूफ औरत, अपने ऊपर पानी डालो, मुझे वापस जाकर बाकी लोगों को बचाना है। पहले उस औरत को बाहर निकालूंगा, वो कमजोर है। मुझे डर है कि ऑक्सीजन की कमी से शेनजाई आंसुओं से भरे चेहरे के साथ मेरी हालत देख रही थी। वो कांपती आवाज में बोली, लिन यू तुम ठीक हो? अगर नहीं हो तो जबरदस्ती मत करो। मेरा चेहरा कालिक से काला पड़ चुका था। मैं लगभग किसी अफ्रीकी की तरह दिख रहा था, बस मेरे सफेद दांत नजर आ रहे थे। मैंने उसकी तरफ तिरस्कार से देखा और कहा, तुम जानती हो अगर मैं अंदर नहीं जाता तो तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। इतना कहकर मैंने फिर अपने ऊपर पानी डाला और दोबारा अंदर भाग गया। अब जाकर शेनजाई को एहसास हुआ कि अभी अभी क्या हुआ था। मेरी बात सुनते ही उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वो लगातार कांपने लगी। मैंने मन ही मन सोचा, दूसरे आदमी को वांग यू को सबसे आखिर में निकालूंगा। मुख्य दरवाजे से धुआं लगातार बाहर निकल रहा था। मैं टटोलते हुए नीचे उतरा। जब पहली मंजिल से बेसमेंट वाली सीढ़ियों तक पहुंचा तो जलती हुई लकड़ी के कई टुकड़े मेरे पैरों के नीचे टूटकर गिर गए। मैंने दांत भींच लिए और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो भी एक इंसान की जान थी। जलती हुई तपिश मेरे कंधों को झुलसा रही थी। फिर भी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह दर्द कर रहा था। फेफड़ों में ऐसा लग रहा था मानो कोई सुइयां चुभ रहा हो। बार बार चक्कर आ रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा शरीर अभी फट जाएगा। मेरी सारी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। मेरी आंखों के सामने भ्रम दिखाई देने लगे थे। बेसमेंट से पहली मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों का आखिरी पायदान सामने था। मंजिल बस सामने थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर बाहर की ओर छलांग लगाई। मैं और मेरे कंधे पर पड़ा वो आदमी दोनों पहली मंजिल के फर्श पर गिर पड़े। वो आदमी दर्द से करा उठा। मैं भी करा उठा। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा थक चुका था। मैंने दांत भींचे, बाहों पर लगी चोट की परवाह किए बिना फिर से उस आदमी को कंधे पर उठाया। बस थोड़ी ही दूर पर रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी मेरा पैर फिसल गया। हम दोनों फिर जमीन पर गिर पड़े। वो आदमी पहले गिरा, मैं उसके ठीक पीछे गिरा। जमीन पर गिरते समय मेरा सिर उसके सिर से जोर से टकराया और मैं बेहोश हो गया। पता नहीं कितना समय बीत गया। लिन यू तुम कैसे हो? अस्पताल चलो, शेनजाई घबरा कर पूछ रही थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार दमकल की गाड़ियां आ गईं। दमकल कर्मी मास्क पहनकर पानी की तेज धार छोड़ते हुए अंदर घुसे। कुछ देर बाद एम्बुलेंस भी पहुंच गई। बेसमेंट में लगातार पानी डाला जाने लगा। आखिरकार दमकल कर्मी नीचे पहुंच गए। मुझे भी धीरे धीरे होश आने लगा। मैं आधी बेहोशी में उठकर बैठ गया। थोड़ी दूर देखा, शेनजाई उस पहली बचाई गई लड़की से झगड़ रही थी। मैं किसी तरह खड़ा हुआ, अपने शरीर को थोड़ा हिलाया। लग रहा था कि कोई बड़ी चोट नहीं आई। मैं दोनों के पास चला गया। कुछ देर उनकी बातें सुनने के बाद मुझे पूरी बात समझ आ गई। उस लड़की ने शेनजाई की अनुमति के बिना उस हरामजादे वांग यू को वहां बुलाया था। फिर दोनों में समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद वांग यू ने आग लगा दी। वो चाहता था या तो सब साथ मर जाएं या फिर हीरो बनकर राजकुमारी को बचाने वाला राजकुमार बन जाए। लिन यू तुम्हें होश आ गया? कैसा लग रहा है? अस्पताल चलो। मैंने जमीन पर पड़े वांग यू की ओर देखा। मेडिकल स्टाफ उसे ऑक्सीजन दे चुका था और प्राथमिक उपचार कर रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह कालिक से काला हो चुका था, लेकिन सफेद दांत साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने शेनजाई से कहा, आग से बचो, चोर से बचो और अपनी सहेली से भी बचो। देखो तुम्हारा बचपन का दोस्त और तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली सच में अन्न बर्बाद कर रहे हैं। उसकी सहेली गुस्से में बोली, चुप रहो, तुम जैसे देहाती की मुझे जज करने की औकात नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा, काश मैं सिर्फ तुम्हें ही बचाता। उसी समय शेनजाई ने हाथ उठाया और अपनी सहेली के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसके गाल पर तुरंत हाथ का निशान उभर आया। फिर उसने मेरी ओर देखा। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। शेनजाई तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं मुड़ा और भीड़ में चलता हुआ आगे बढ़ गया। भीड़ के बीच मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। जब विमान ने उड़ान भरी, उसकी तेज रफ्तार ने मुझे सीट से कसकर सटा दिया। मुझे बड़ा रोमांच महसूस हुआ। मैंने सोचा अगर बंजी जंप करूं तो शायद उससे भी ज्यादा रोमांच होगा। मौका मिला तो जरूर करूंगा। मैंने समय देखने के लिए हाथ उठाया, तभी ध्यान आया मेरी कलाई घड़ी। मैं शेनजाई को लौटाना भूल गया। ये वही घड़ी थी जो उसने हमारी सगाई पर मुझे दी थी। मैंने उसे 10 साल से भी ज्यादा समय तक
पहना। बाद में उसने मुझे कई महंगी घड़ियां दी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं उतारी। मैंने तय किया फ्लाइट से उतरते ही किसी SF एक्सप्रेस के दफ्तर से ये घड़ी उसे कुरियर कर दूंगा। भूलना है तो पूरी तरह भूलना होगा। इन दिनों अच्छी तरह आराम किया था, इसलिए मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। पूरे सफर में मैं कभी खाता, कभी पीता, कभी सो जाता। जब पैरों में सूजन असहनीय हो गई तब जाकर मैं गिलिन एयरपोर्ट पहुंचा। आखिरकार पहुंच गया। टूर मैनेजर द्वारा मिलवाई गई स्थानीय गाइड लड़की थोड़ी उदास नजर आ रही थी। मैं उसे साथ लेकर रिसेप्शन पर भुगतान करने गया। फिर हम होटल से बाहर निकले। उसका नाम मिलान था। आगे का पूरा कार्यक्रम मैंने उसी पर छोड़ दिया। उस रात हम एक पुराने शैली वाले गेस्ट हाउस में ठहरे। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल प्राचीन इमारत जैसा था, लेकिन अंदर जाकर देखा तो उसकी सुविधाएं 4 सितारा होटल जैसी थी। सबसे बड़ी बात, कीमत बहुत कम थी। मिलान के डिस्काउंट कूपन की वजह से कमरा सिर्फ 398 युआन में मिला, लगभग आधी कीमत। मैं बहुत खुश था। तीसरे दिन हम शिली गैलरी गए, फिर युलोंग रिवर पहुंचे। नाव चलाने वाला आदमी बिल्कुल असली गिलिन का निवासी लगता था। गहरी आंखें, सफेद दांत और बहुत साफ मुस्कान। मैंने सोचा शायद ये सब इस जगह के माहौल की वजह से है। इतनी खूबसूरत जगह पर रहने वाले लोग स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हैं। सच ही कहा गया है, जैसी धरती वैसे लोग। तीसरे दिन के आखिर में हम यिंजियांग गुफा भी गए। वहाँ एक कहावत मशहूर थी, जिसने यिंजियांग देख लिया उसे जिंदगी भर पैसों की कमी नहीं होती। तो उम्मीद है सब अमीर बने। पता ही नहीं चला एक हफ्ता कब बीत गया। इन दिनों शरीर तो बहुत थक गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा और मन दोनों शुद्ध हो गए हों। मुझे ये जगह बहुत पसंद आ गई थी। अभी वापस जाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने मिलान की 20 दिन की कमाई के बराबर करीब 20,000 युआन की बुकिंग और बढ़ा दी। कम पड़े तो और दूंगा, ज्यादा हुए तो रहने दूंगा। मिलान खुशी से मेरे गाल पर हल्का सा चुम्बन दे बैठी। हम दोनों दोपहर का खाना खा रहे थे। मैं खाना खाकर कुर्सी पर टिक गया और टूथपिक से दांत साफ करने लगा। तभी मुझे विमान वाला रोमांच याद आया। मैंने तुरंत पूछा, मिलान यहाँ बंजी जंपिंग होती है? आज दोपहर जाना चाहता हूँ। उसने निवाला निकलकर रुमाल से मुंह पोंछा और बोली, हाँ 2 जगह होती है, एक नदी के ऊपर, दूसरी पहाड़ पर। लिंजे, कौन सी जगह चले? मैंने पूछा। जो पास हो। मैं सोच रहा था जल्दी वापस भी आ जाऊंगा। बंजी जंप के बाद आज का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, फिर होटल जाकर आराम करूंगा। मिलान बोली, पहाड़ वाली जगह ज्यादा पास है। ठीक है, वहीं चलते हैं। मैंने बिल चुकाया। हम दोनों कार से निकल पड़े। करीब 1 घंटे बाद हम बंजी जंप पार पहुंच गए। फॉर्म भरा गया, बीमारियों के बारे में पूछा गया। सब ठीक होने के बाद मैंने पूछा, मिलान तुम जंप करोगी? अगर करना चाहो तो पैसे मैं दूंगा। उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मैं पहले ही बहुत बार कर चुकी हूँ। मैंने उसकी ओर अंगूठा दिखाया। वो बाहर खड़ी होकर मुझे देखने लगी। स्टाफ मेरे शरीर पर सेफ्टी बेल्ट बांध रहा था। तभी मेरी नजर सुरक्षा लॉक के हुक पर पड़ी। वो थोड़ा टेढ़ा था। मैंने कहा, इसे बदल दीजिए। स्टाफ बोला, चिंता मत कीजिए, रोज ये 100 से ज्यादा बार इस्तेमाल होता है। आपके वजन में कोई समस्या नहीं होगी। मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, तुम लोग विशेषज्ञ हो। सेफ्टी बेल्ट बांधने के बाद मैं धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के किनारे पहुंचा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई ढोल बज रहा हो, और हर पल धड़कन तेज होती जा रही थी। सचमुच रोमांचक था। मैंने जोर से चिल्लाया, नई जिंदगी शुरू, और आंखें बंद करके कूद गया कानों के पास। हवा तेज आवाज करती हुई निकल रही थी। एड्रेनलिन तेजी से बढ़ गया। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। ऊपर खड़ी मिलान भी घबरा कर देखने लगी। मैं नीचे पहुंचा। सब लोग रस्सी के वापस उछलने का इंतजार कर रहे थे। तभी सुरक्षा लॉक टूट गया। उस पल मुझे समझ आ गया, सब खत्म। मेरे दिमाग में बस 4 शब्द आए, सीधा मौत। अगले ही पल मिलान ने जोरदार धमाके की आवाज सुनी। मुझे चीखने का भी मौका नहीं मिला। वो बदहवास होकर चीख पड़ी, रोते रोते टूट गई। उसकी आंखों के सामने एक जिंदा इंसान हमेशा के लिए गायब हो गया था। उठ जाओ, कॉलेज जाने वाले हो, फिर भी इतने आलसी हो। माँ की तेज आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, गर्माहट भरी और सुहावनी। हवा में पेड़ों और फूल पौधों की खुशबू घुली हुई थी, जिससे इंसान चारों तरफ फैली जीवन की ऊर्जा में खो जाता था। मैं इस दुर्लभ मौके को बेहद कीमती मान रहा था। सीख रहा था महसूस करना, सीख रहा था जीवन को जीना। छोटे बाजार पहुंचा और खरीदारी की सूची निकाली। टोफू, पसलियां, झींगे, समुद्री घोंगे। मैं दाम देखकर हैरान रह गया। 100 से थोड़ा ज्यादा रुपए में सब आ गया। सारा सामान मोटरसाइकिल के बीच वाली जगह पर रखा। दोनों पैरों से दबाकर बाइक चलाकर घर लौट पड़ा। अपनी छोटी मोटरसाइकिल पर बैठकर गुनगुनाने लगा। अपनी छोटी मोटरसाइकिल पर बैठकर तुम्हें कभी न डूबने वाले सूरज को दिखाने ले चलूं। मैं गाना गुनगुनाते हुए घर पहुंचा। माँ, मैं आ गया। दहलीज पार करने से पहले ही मैंने तेजी से पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई। अच्छा हुआ अंदर सिर्फ डोंग वेनहुआ थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन ज्यादा गर्म जोशी नहीं दिख रही थी। डोंग वेनहुआ उस लंबे चौड़े हैंडसम लड़के को ऊपर से नीचे तक देखती रही, फिर धीरे से बोली, शायू तुम तो इतने बड़े हो गए हो, आओ जरा बैठो, हम दोनों थोड़ी बातें करते हैं। जियांग फेंगिंग ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मैंने माँ की तरफ शिकायत भरी नजर से देखा, लेकिन उन्होंने अनदेखा कर दिया। डोंग वेनहुआ बोली, सुना है तुम भी फेंगचेंग पढ़ने जा रहे हो। मेरी बेटी फेंगचेंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इस बार उसका 3रा साल शुरू होगा। उनकी आवाज बहुत शांत और कोमल थी, सुनकर मन को सुकून मिलता था। इस समय मेरी पूर्व सास गरिमामयी और शालीन लग रही थी। उनके लिए मेरे मन में सम्मान था। उन्होंने कभी मुझे अपने बेटे जैसा माना था, लेकिन शेन जियाई का नाम आते ही मेरा मन फिर से भारी हो गया। मैं बोला, हाँ माँ ने बताया था कि दीदी बहुत होशियार है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जियांग फेंगिंग रसोई में केकड़े भाप में पका रही थी, लेकिन कान पूरी तरह हमारी बातों पर लगे थे। डोंग वेनहुआ लगातार बातें करती रही। माँ के चेहरे पर संतुष्टि साफ दिखाई दे रही थी। उनकी मुस्कान और भी गहरी हो गई, बिल्कुल वैसे जैसे सास दामाद को देती है। मेरा सिर दर्द करने लगा। मेरे लिए जियांग फेंगिंग सबसे बड़ी दुश्मन थी। शेन जियाई जल्लाद थी, और ये तीनों मेरी नजर में कोई भी अच्छा इंसान नहीं था। एक एक करके सबका इंतजाम करना पड़ेगा। मैं मन ही मन बोला, पिछले जन्म में तुम दोनों और तुम्हारी बेटी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इस जन्म में भी वही सब। अगर तलाक नहीं हुआ होता तो मैं घूमने नहीं जाता। अगर घूमने नहीं जाता तो रोमांच ढूंढने भी नहीं जाता, और बंजी जंप भी नहीं करता। इस जन्म में मैं 2 काम कभी नहीं करूंगा। पहला, तुम्हारा दामाद नहीं बनूंगा। दूसरा, कभी बंजी जंप नहीं करूंगा। मैं बोला, आप लोग बैठिए, मैं कपड़े लेकर नहा कर आता हूँ। तभी दोनों एक साथ बोल उठी, रुको। मैं दोनों की तरफ देखने लगा। डोंग वेनहुआ और जियांग फेंगिंग ने एक दूसरे को देखा। फिर जियांग फेंगिंग बोली, जियाई तुम्हारे कमरे में सो रही है। ये सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया। कई साल विभागाध्यक्ष रहने के बाद भी इतना बड़ा झटका संभालना मुश्किल था। मैंने नाराज होकर कहा, ठीक है बाद में बात करेंगे। माँ, मैं पापा को बुला लाता हूँ। इतना कहकर बाहर निकल आया। जहाँ कोई नहीं देख रहा था वहाँ मेरा चेहरा पूरी तरह उतर गया। मैं लिन जंगुओं के साथ
साथ वापस लौटा। तब डोंग वेनहुआ ऊपर जाकर शेन जियाई को खाने के लिए बुलाने लगी। घर में घुसते ही सामने बैठा थी, एक तरफ रसोई, मैं खाना परोसने में मदद कर रहा था। तभी दोनों नीचे आई। मैंने उनकी तरफ देखा, मन चाहे जितना भारी था फिर भी पहल करके बोला, नमस्ते, मेरा नाम लिन यू है, आप मुझे शायू कह सकती हैं। शेन जियाई एक पल के लिए चौंक गई मेरी बातें सुनकर। वो बोली, नमस्ते, पहली बार मिल रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाई हूँ, जरा रुको। बस एक पल के लिए रुकी, फिर तुरंत पहले जैसी शांत हो गई, पहले से ज्यादा बातूनी लग रही थी। उसकी उम्र की लड़कियों जैसी चंचलता साफ दिख रही थी। मैं उसे दौड़ते हुए देखता रहा। उसकी पोनीटेल उछल रही थी, उसमें थोड़ी बहादुरी थी, थोड़ी मासूमियत, पिछले जन्म वाली ठंडक कम थी, जिंदगी की गर्माहट ज्यादा थी। वो 2 डिब्बे और 4 शॉपिंग बैग लेकर लौटी। ये तुम्हारे लिए 2 स्पोर्ट्स ड्रेस हैं, ये 2 जोड़ी जूते हैं, साइज जियांग आंटी से पूछ कर लिया है, जाकर पहनकर देखना। उसकी आवाज साफ और मधुर थी। मैंने दोनों हाथों से सामान लिया, धन्यवाद। सामान बैठक के कोने में रख दिया। सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। जियांग फेंगिंग बार बार सार्वजनिक चॉपस्टिक से शेन जियाई की प्लेट में खाना रख रही थी। मैं नाक सिकोड़कर माँ को देख रहा था। सब लोग खाते खाते पुराने दिनों की बातें करने लगे। मैं भी बीच बीच में बोल देता। ज्यादातर बातें 60 से 80 के दशक की थी। उस दौर में जिंदा रहना ही मुश्किल था। रात का खाना खत्म होने के बाद गांव वाले टहलने निकल जाते, कुछ लोग टीवी देखते। गांव के चौपाल पर हमेशा भीड़ रहती, लेकिन हमारे दोनों परिवार आंगन में ही बैठे रहे। मैंने मच्छर अगरबत्ती जला दी। सब लोग आराम से बातें करने लगे। शेन जियाई की माँ ने पूछा, इंजी दीदी, शायू जियाई से छोटा है ना? माँ बोली, हाँ, 3 साल छोटा, एक 82 का है। पूरी शाम शेन जियाई चुपचाप बैठी रही। मैंने मौका देखकर तुरंत बात बदल दी, आंटी, आपकी सिर्फ एक ही बेटी है? डोंग वेनहुआ बोली, हाँ, शहर लौटने के बाद उसकी पापा से शादी हुई थी। उस समय परिवार नियोजन भी था और हम दोनों काम में बहुत व्यस्त रहते थे, इसलिए सिर्फ जियाई है। उन्होंने संतुष्ट नजर से मेरी तरफ देखा। शायद उन्हें लग रहा था कि आदर्श दामाद मिल गया। मैं मुस्कुराकर बोला, अगर मैं आपका बेटा बन जाऊं तो मैं आपको धर्म मां मान लूं, मेरी भी एक बड़ी बहन हो जाएगी, मैं अकेला भी नहीं रहूंगा। दोनों माएं एक साथ बोली, नहीं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर जियांग फेंगिंग बोली, तुम दोनों का रिश्ता तो जन्म से पहले ही तय हो चुका था। डोंग वेनहुआ ने भी सिर हिलाया। शेन जियाई ने चुपचाप दूसरी तरफ देख लिया। मैं माँ की तरफ देखने लगा, फिर पापा की तरफ, फिर डोंग वेनहुआ की तरफ। अब मुझे पूरा सच समझ आ गया। मैंने फिर धीरे से कहा, माँ, मुझे कोई पसंद है। जियांग फेंगिंग की आंखें गोल हो गई। क्या कहा? मैंने दोबारा कहा, मुझे कोई पसंद है। माँ की आवाज और ठंडी हो गई। एक बार फिर बोल। मैंने देखा। अब उनकी मुद्रा देखकर समझ गया, बस अब मार पड़ने वाली है। मैं तुरंत बोला, मजाक कर रहा था। लेकिन तभी मैं खड़ा हो गया और गंभीर होकर बोला, लेकिन दीदी का तो बॉयफ्रेंड होगा ना, और दोनों परिवार भी लगभग बराबर होंगे। माँ, आप जबरदस्ती रिश्ता मत जोड़िए। और डोंग आंटी, दीदी और उनके बॉयफ्रेंड को आप दोनों अच्छी तरह जानती हैं, है ना? जियांग फेंगिंग गुस्से से मुझे घूरने लगी। फिर बोली, जाकर नहा लेफ्टिनेंट, आज रात नीचे वाले कमरे में सोना। मैं तुरंत बोला, जी माँ, और वहां से फौरन भाग गया, क्योंकि हालात मेरे खिलाफ थे। भागना ही सबसे अच्छा उपाय था। रात में नहाने के लिए गाँव में बड़े काले पानी के बैग इस्तेमाल होते थे। सुबह उन्हें धूप में भरकर रखा जाता, रात तक पानी गर्म हो जाता। मैंने बोर होकर शेन जियाई दिए हुए जूते निकाले, एक एडिडास, एक नाइकी। मोजे पहनकर जूते पहने, बिल्कुल सही फिट आए। एक एडिडास का सेट, एक नाइकी का सेट, जीन्स और 2 टी-शर्ट। मेरे लिए ये सब बहुत महंगा था। शेन जियाई पहले भी बहुत सुंदर थी, शांत, ठंडी, लेकिन अभी उतनी हुक्म चलाने वाली नहीं बनी थी। इस जन्म में मैं उससे कुछ भी नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसे देकर मेरे मन में कोई लालच नहीं था, न ही हीन भावना, बस एक सहज दूरी थी। गर्मी बहुत थी। गांव में रात को सिर्फ पंखा या हाथ का पंखा होता था, लेकिन गांव की शांति शहर से कहीं ज्यादा सुकून देती थी। अगली सुबह सूरज निकला, सुनहरी किरणें बादलों को चीरती हुई फैल गईं। मुर्गे बांग देने लगे। बीच बीच में वोंकाई के भौंकने की आवाज आती रही। गांव की धीमी जिंदगी मन को बहुत सुकून देती थी। मैं नीचे वाले कमरे में सोया था, रसोई पास थी, अभी उजाला भी नहीं हुआ था। माँ उठ चुकी थी, बर्तनों की आवाज लगातार आ रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा वही सब सुनता रहा। अचानक मन में एक अजीब सी खुशी भर गई। माँ का अपने बच्चे के लिए नाश्ता बनाना, शायद यही सबसे बड़ा प्यार है। तब सिर्फ सुबह के 5 बजे थे। शेन परिवार अभी सो रहा था। मैं रसोई में गया, धीरे से पूछा, माँ, क्या डोंग आंटी को आपने बुलाया है? क्यों? जियांग फेंगिंग ने ठंडी नजर से देखा। तेरे लिए बहू ढूंढ रही हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? मैं मन ही मन बोला, समस्या मेरी नहीं है, उन्हें मैं पसंद ही नहीं हूँ। अगर पिछले जन्म में ससुर मदद न करते तो शेन जियाई कभी मेरी नहीं होती। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, बुजुर्गों की नजर बहुत तेज होती है। मैं सच में घर बसाने वाला इंसान हूँ। शेन जियाई की नजर कमजोर थी, ये मेरा नुकसान नहीं था, लेकिन 10 साल तो दोनों ने खोए। शायद दोनों ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई। मैं चूल्हे के पास बैठ गया। माँ सब्जी बना रही थी। मैं सोच रहा था, उन्हें कैसे समझाऊं कि जबरदस्ती का रिश्ता मत करवाओ। मैं बोला, माँ, पहले जमाने में किसी जमींदार की बेटी ने कभी मजदूर से शादी की थी? माँ ने घूर कर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। मैं फिर बोला, माँ, पहले के घर जमाई को ससुराल में पीटते तो नहीं थे? उसे खाने को कुत्ते से अच्छा खाना मिलता था? माँ चुप रही, लेकिन कड़ाही चलाने की आवाज तेज हो गई। मैंने तीसरा सवाल भी पूछ दिया, माँ, पहले के घर जमाई रात को जमीन पर सोते थे या गायों के बाड़े में? बस इतना सुनना था। जियांग फेंगिंग ने गुस्से में जोरदार लात मार दी। मैं दर्द से चिल्लाया, अरे माँ, क्या कर रही हो? मैं मासूम चेहरा बनाकर बोला। माँ बोली, ढंग से बात कर। मैं तुरंत सीधा हो गया। फिर बोला, उनका सचमुच बॉयफ्रेंड है, उन्होंने मना भी नहीं किया, दोनों बचपन से साथ हैं, समझ रही हो? माँ ने पूछा, तो तू क्या चाहता है? मैं बोला, गुस्सा मत होना, उनका परिवार बहुत अमीर है, वो खुद भी बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी है, वो मुझे क्यों पसंद करेंगी? और अगर कर भी लें तो मैं निभा नहीं पाऊंगा। मैं बस चाहता हूँ कि आप ये रिश्ता छोड़ दें। मैंने गहरी सांस ली। इतने बड़े परिवार की लड़की के पीछे बड़े घरों के लड़के ही आएंगे। माँ, समाज में फर्क होता है, हम गरीब नहीं है, लेकिन उनकी बराबरी भी नहीं कर सकते, जबरदस्ती मत करिए। माँ चुपचाप सब्जी निकालकर बड़े बर्तन से ढकने लगी। मैं फिर बोला, माँ, कुछ तो कहो। उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस बोली, जाकर 2 टमाटर तोड़ ला। मैं मुस्कुराया, शायद मेरी बात उनके दिल तक पहुंच गई थी। मैं टमाटर देकर बाहर आया। पापा जाल ठीक कर रहे थे। मैं भी उनके पास बैठ गया, उन्हें सिगरेट दी, अपने लिए भी जलाई। उनके चेहरे पर अभी उम्र की इतनी लकीरें नहीं थी। उन्हें देखकर मन हल्का हो गया। लिन जेंगो ने पूछा, लड़की पसंद नहीं आई? मैं बोला, ऐसी बात नहीं, मैं उसके लायक नहीं हूँ। अगर शादी हुई तो दोनों परिवार कभी खुश नहीं रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, उसका बचपन का प्रेमी है, आज तक रिश्ता नहीं टूटा। मैं कभी ऐसी शादी नहीं करूंगा, आप भी नहीं करते, है ना पापा? उन्होंने लंबा कश लिया, धीरे से बोले, मेरा बेटा बड़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं तेरी बात से सहमत हूँ, अब तेरी माँ को तू ही समझा। मैं बोला, ठीक है पापा। दोनों मिलकर काम करने लगे। पिछले जन्म में मैंने इन पलों की कदर नहीं की थी, लेकिन इस जन्म में हर पल अनमोल लग रहा था। उधर दूसरी मंजिल की बालकनी में शेन जियाई चुपचाप हमें देख रही थी, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। तभी डोंग वेनहुआ उसके पीछे आकर बोली, जियाई, इतनी देर से क्या देख रही हो? लड़का अच्छा है ना? शेन जियाई झेप गई। माँ, क्या
क्या कह रही हैं? मुझे भूख लगी है, खाना खाएं? डोंग वेनहुआ मुस्कुराई। चलो। नाश्ते में था टमाटर अंडे का सूप, बीफ बन, अचार, दलिया, उबले अंडे। शायद जल्दी उठने या पुनर्जन्म की वजह से मुझे बहुत भूख लग रही थी। खाना खाकर मैंने मेज साफ की। थोड़ी देर बाद फिर सब लोग बातें करने लगे। मेरे मन में फिर आह निकली, अभी तक मेहमान जाने का नाम नहीं ले रहे। मैंने तय किया आज पापा के साथ ही रहूंगा। तभी जियांग फेंगिंग ने आवाज लगाई, शायू। मैंने जवाब दिया, आ रहा हूँ। मन नहीं था लेकिन वापस चला गया। माँ बोली, जियाई समुद्र किनारे जाना चाहती है, तुम उसे साथ ले जाओ। मैंने पहली बार शेन जियाई की तरफ ध्यान से देखा। डेनिम स्कर्ट, सफेद टी शर्ट, घड़ी, ये सब समुद्र किनारे जाने के लिए ठीक नहीं था। मैं बोला, माँ टोपी निकालो, मेरी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म भी। फिर शेन जियाई से कहा, दीदी टोपी पहनना, पूरी बांह के कपड़े पहनना, घड़ी उतार देना, दस्ताने पहनना, नहीं तो धूप में जल जाओगी। स्पोर्ट्स शूज लाई हो? शेन जियाई बोली, जूते गाड़ी में है, बाकी सब तुम्हारी बात मानूंगी। मैं बोला, मैं दस्ताने लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं। माँ से कहा, स्लीव कवर भी दे देना। डोंग वेनहुआ की आंखें चमक उठी। उन्हें लगा क्या ख्याल रखने वाला लड़का है, लेकिन मैं मन ही मन हंस रहा था। तुम्हारी बेटी को मैं इस जन्म में कभी नहीं चाहूंगा। शेन जियाई तैयार हुई, हम दोनों निकल पड़े। लिन जंगो पहले ही जा चुके थे। मैं आगे चल रहा था, शेन जियाई एक कदम पीछे। वो लगातार मेरे किशोर रूप को देख रही थी। समुद्र की हवा तेज थी, उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थी, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। कुछ देर बाद उसने चुप्पी तोड़ी। लिन्यू, तुम्हारा एडमिशन फेंगचेंग यूनिवर्सिटी में हुआ है? कौन सा विषय? मैंने कहा, हाँ, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। उसने फिर पूछा, फेंगचेंग पहले कभी गए हो? दाखिले के समय मैं तुम्हें साथ ले चलूं? मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं पहले ही दोस्तों के साथ जाने का वादा कर चुका हूँ, धन्यवाद। लेकिन मन ही मन सोच रहा था, 4 साल वहां रह चुका हूँ। इस जन्म में मैं शेन जियाई से अपनी जिंदगी को दोबारा कभी नहीं जोड़ूंगा, इसलिए मैंने बिना झिझक उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। शेन जियाई ने शायद उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी साफ और दृढ़ता से मना कर दूंगा। वो नाराज नहीं हुई, फिर बोली, लिन्यू उधर खेत में क्या उग रहा है? उसने मक्के की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, वो मक्का है, सुबह जो दलिया खाया था वही इससे बनता है। इसके बाद हम दोनों चलते रहे और रास्ते में दिखने वाली फसलों के बारे में मैं उसे बताता रहा। शहर में पली बढ़ी शेन जियाई के लिए ये सब बहुत नया था। वो बड़े ध्यान से सुन रही थी। करीब 20 मिनट चलने के बाद आखिरकार दूर समुद्र दिखाई देने लगा। सामने विशाल समुद्र फैला हुआ था। दूर का पानी गहरे रंग का दिखाई दे रहा था। आज मौसम बिल्कुल साफ था, समुद्र शांत था। समुद्र तट पर काफी चहल पहल थी। घूमने वाले लोग ज्यादा नहीं थे। ज्यादातर लोग समुद्र से अपना रोज का खाना जुटाने आए थे। प्रवेश द्वार के बाईं ओर दक्षिण दिशा में लंबा रेतीला तट फैला था। दाईं तरफ कीचड़ वाला किनारा और चट्टानें थीं। अधिकतर समुद्री चीजें दाईं तरफ ही मिलती थीं। समुद्र तल से लगभग 10 मीटर ऊंचा एक छोटा सा टीला था, जहां समुद्र से मिलती हुई बड़ी बड़ी चट्टानें बाहर निकली हुई थीं। बीच में एक गहरी घुमावदार दरार थी, जिससे होकर सीधे नीचे समुद्र किनारे पहुंचा जा सकता था। लेकिन रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, चलना आसान नहीं था। मैं सबसे आगे चल रहा था। पहले खुद नीचे उतरा, फिर रुककर देखने लगा कि शेन जियाई अकेले उतर सकती है या नहीं। लेकिन मैंने उसकी क्षमता को कम आंका था। उसकी चाल बहुत फुर्तीली थी, पैरों में भी अच्छा संतुलन था। मैं आगे बढ़ता, फिर रुककर उसे देखा। ऐसे ही बार बार करते हुए हम दोनों सुरक्षित नीचे पहुंच गए। मैं रास्ता दिखाते हुए उसे पहले सीपियां और समुद्री घोंगे ढूंढने ले गया। फिर पिताजी के पास जाने का सोचा। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, चलो कुछ समुद्री चीजें इकट्ठा करते हैं, दोपहर के खाने में एक और डिश बन जाएगी। इतना कहते हुए मैं शेन जियाई को देख रहा था। पिछले जन्म की तुलना में इस समय की शेन जियाई युवा ऊर्जा से भरी हुई थी। ऐसी लड़की किसे पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे सचमुच पसंद नहीं थी। शेन जियाई उत्साहित होकर बोली, ठीक है। मुझे अचानक लगा ये कहीं कोई नई मुसीबत तो नहीं। मैं जल्दी से बोला, तो चलो शुरू करते हैं, पहले मैं करके दिखाता हूँ। फिर मैं उसे सिखाने लगा। थोड़ी ही देर में हम दोनों को अच्छी खासी चीजें मिलने लगी। जब इंसान खुश होता है तो उसका पूरा चेहरा चमक उठता है। इस समय शेन जियाई बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। अपने दम पर मेहनत करना और खुद हासिल करना, यही उसका स्वभाव था। वो किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करती थी। मैं उसे और मुश्किल जगह ले गया, जहाँ चट्टानों के बीच से होकर समुद्री घोंगे निकालने पड़ते थे। मुझे डर था कि कहीं वो गिर न जाए या पत्थरों से चोट न लग जाए, लेकिन शेन जियाई हाथ पैरों का सहारा लेकर बहुत आसानी से आगे बढ़ रही थी। इस समय वो झुककर दोनों हाथों से एक चट्टान पकड़कर धीरे धीरे एक पैर दूसरी चट्टान पर रख रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और चुपके से उसे कुछ बार देख लिया। हालांकि उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, लेकिन उसकी लंबी टांगे और सुडौल शरीर उस पल बहुत आकर्षक लग रहे थे। मैंने तुरंत मन ही मन खुद को डांटा, छे कुत्ते जैसे आदमी। जख्म भरते ही फिर वही हरकत। मैंने खुद को तिरस्कृत किया और नजरें हटा ली। अमिताभ बुद्ध, समुद्री घोंगों पर ध्यान दो। करीब 1 घंटा बीत गया। हम दोनों की मेहनत से करीब 20 से ज्यादा अलग अलग आकार के सुगंधित समुद्री घोंगे मिल गए। शेन जियाई बेहद खुश थी। मैं मन ही मन सोच रहा था, इस समय समुद्र कितना समृद्ध है। अगर ये पिछले जन्म का समय होता तो 1 घंटे में कुछ ही घोंगे मिलते। क्या उसमें खुश होने जैसी बात होती? लेकिन शेन जियाई अब भी पूरे जोश से लगी हुई थी। वो पूरी तन्मयता से काम कर रही थी। चेहरे के दोनों तरफ कुछ बाल लटक आए थे। बालों के सिरों पर पसीने की 2 बूंदें ठहरी हुई थी। वो इतनी गंभीरता से काम कर रही थी कि उसका चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। बिल्कुल पड़ोस वाली बड़ी बहन जैसा एहसास हो रहा था। उसने हाथ से टोपी ठीक की, फिर उंगलियों से बाल पीछे किए। उसकी चमकती आंखें मेरी तरफ देखने लगी। चेहरे पर खुशियों भरी मुस्कान थी। वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। उसे कीचड़ और पसीने की बिल्कुल परवाह नहीं थी। हम दोनों पिताजी की तरफ चल पड़े। मैं मन ही मन अपनी पहली योजना बनाने लगा। धीरे धीरे अपनी चाल कम की ताकि शेन जियाई मेरे बराबर आ जाए। फिर उसकी तरफ मुड़कर पूछा, दीदी क्या आपका बॉयफ्रेंड भी आपके ही कॉलेज में पढ़ता है? शेन जियाई रुक गई। उसने अपनी लंबी आंखों से मुझे देखा। मेरी साफ और जिज्ञासु नजर देकर उसने चुपचाप सिर हिलाकर नहीं कहा। मैंने दूसरा दांव चला, दीदी इतनी सुंदर है तो आपके पीछे तो लड़कों की लाइन लगी होगी। शेन जियाई का चेहरा हल्का लाल हो गया, पता नहीं धूप की वजह से या मेरी बात से। उसने आंखों के कोने से मुझे घूरा जैसे डांट रही हो, फिर भी कुछ नहीं बोली। हम दोनों आगे चलते रहे। मैंने फिर कहा, दीदी अब से आप मेरी बड़ी बहन हुई। वैसे भी आपके पास एक छोटा भाई
और हो जाएगा। मेरे सच्चे चेहरे और दिल से निकली बात देकर शेंजियाई कुछ देर चुप रही, फिर कुछ कदम आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो रुकी और मुस्कुराकर बोली, ठीक है छोटे भाई। उस पल मेरे दिल में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार पहली सुरक्षा दीवार तैयार हो गई। मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। इसके बाद हम दोनों की बातचीत भी पहले से ज्यादा होने लगी। बस पिछले जन्म के लोगों और घटनाओं का जिक्र करने से बचना था। हम पिताजी के समुद्र में काम करने वाली जगह पहुंच गए। मैं शेंजियाई को समुद्र में जाल खींचने का तरीका समझाने लगा और ये भी कि ज्यादा समुद्री सामान कैसे मिलता है। करीब आधे घंटे बाद पिताजी तैरता हुआ बड़ा ट्यूब खींचते हुए वापस आए। मैं तुरंत उसके ऊपर रखा थैला उतारने लगा। फिर शेंजियाई को मछलियों और झींगों की अलग अलग किस्में समझाने लगा। समुद्री सामान ताजा रखने के लिए उसे समुद्र के पानी से भरी बाल्टी में रखना पड़ता था। जो ट्यूब इस्तेमाल होता था वो बड़े ट्रक के टायर की अंदरूनी ट्यूब होती थी। हवा भरने के बाद उसकी तैरने की क्षमता बहुत ज्यादा होती थी। बीच का हिस्सा रस्सियों से जाल की तरह बुना जाता था। उथले समुद्र में ये बहुत काम आता था। एक रस्सी पकड़कर पूरा सामान आसानी से खींचा जा सकता था। शेंजियाई को समुद्री खाना बहुत पसंद था। मछली, झींगे और सीपियां, सब कुछ। इतना सारा समुद्री सामान देकर वो बहुत खुश हो गई और पूरी लगन से उन्हें अलग अलग करने लगी। फिर उसने पूछा, लिन यू, इस मछली का नाम क्या है? इसे कैसे खाते हैं? मैंने कहा, यहाँ इसे पांगतो मछली कहते हैं क्योंकि इसका सिर बड़ा होता है और शरीर पतला। इसे सुखाकर खाना सबसे अच्छा रहता है। पहले पेट साफ करते हैं, फिर अच्छी तरह धोते हैं, नमक लगाकर धूप में सुखाते हैं। जब पूरी तरह सूख जाए तो तेल में तलते हैं और बड़े मक्के के दलिये के साथ खाते हैं। बहुत स्वाद आता है। मैं उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। अगर खाना है तो माँ से तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। शेंजियाई ने खुशी से सिर हिला दिया। इसी बीच पिताजी फिर समुद्र में उतर गए। इस बार उन्होंने ऊंचे बांस के स्टिल्ट पहन रखे थे। उन्हें गहरे पानी में रखे जाल निकालने थे। बिना स्टिल्ट के जाना मुश्किल था। शेंजियाई समुद्र की तरफ देखती रही, धैर्य से इंतजार करती रही। उसे नई नई समुद्री चीजें देखने की उत्सुकता थी। करीब 1 घंटे बाद पिताजी लौट आए। इस बार जाल में समुद्री घोंगे, लाल केकड़े और तैरने वाले केकड़े थे, जिन्हें यहाँ उड़ने वाला केकड़ा भी कहते हैं। इस बार मैंने शेंजियाई को हाथ लगाने नहीं दिया। मुझे डर था कि कहीं केकड़ा उसे काट न ले। उसकी नाजुक त्वचा थी, मजाक की बात नहीं थी। खासकर लाल केकड़े के बड़े पंजे, अगर उंगली पकड़ लें तो खून निकल आए। मैं जल्दी जल्दी सामान अलग करने लगा और बाल्टियों में भरने लगा। उस पल समुद्र से मेहनत करके कुछ पाने की जो संतुष्टि होती है, वह अपने आप मन में भर गई। शायद यही हमारे प्राचीन लोगों से मिली विरासत है। मेहनत का फल मिलता है भोजन, और संतोष इस बात का होता है कि कल खाने की चिंता नहीं रहेगी। प्राचीन समय से ही इंसानों ने बचत करना सीख लिया था।